मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने कल पिछली कक्षा में पढ़ा, भारतीय समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति के कारण। तो आज हम पढ़ेंगे वर्तमान भारत में स्त्रियों की स्थिति या उनकी परंपरागत स्थिति में परिवर्तन। जैसा कि हमने उपरोक्त वर्णित निरयोग्यताओं के कारण अभी कुछ वर्ष पहले तक भी भारत में स्त्रियां मध्यकालीन युग की परिस्थितियों में रहती थी और इनका पर्याप्त शोषण हो रहा था। इसी शोषण के विरुद्ध स्त्रियों का महिला आंदोलन प्रारंभ हुआ और उनके ऊपर लादी गई समस्त परंपरागत निरयोग्यताओं को चुनौती दी गई। इस चुनौती के संदर्भ में भारतीय स्त्रियों की स्थिति में अनेक सुधार हुए और वर्तमान समाज में हिंदू नारी की स्थिति पहले से कहीं अधिक अच्छी है, जैसा कि निम्नलिखित वर्णन से हमें यह स्पष्ट होगा। तो पहला में है सामाजिक स्थिति में सुधार, दूसरा है परिवार और विवाह के संबंध में उच्च स्थिति, तीसरा है उच्च आर्थिक स्थिति, शिक्षा के संबंध में सुधार, राजनीतिक क्षेत्र में समानता, यानी बहुत से परंपरागत स्थिति में परिवर्तन हुए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति में सुधार, यानी सामाजिक स्थिति में भारत की स्त्रियों की स्थिति या उनकी परंपरागत स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्त्रियों की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ। उनमें सामाजिक चेतना की आज एक नई लहर देखने की मिलती है। जो स्त्रियां किसी समय घर के बाहर दूर घर के दरवाजे या खिड़की में से बाहर झांक भी नहीं सकती थी, वही आज घर के बाहर जाकर नौकरी करती हैं, क्लब जाती हैं और इसी प्रकार अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। वे रूढ़िवादी विचारों से दूर होती जा रही हैं और नए तार्किक आदर्शों और मूल्यों को भी अपनाती जा रही है। पर्दा प्रथा प्रायः अब समाप्त हो गई है। समाज में भी अब उनको आदर की दृष्टि से देखा जाता है। संयुक्त परिवार में उनकी स्थिति परंपरागत स्थिति से कहीं अधिक अच्छी है। संक्षेप में कहा जाए तो सामाजिक क्षेत्र में वर्तमान भारत में स्त्रियों की स्थिति पहले से कहीं अधिक अच्छी है। दूसरे में है परिवार और विवाह के संबंध में उच्च स्थिति। परिवार और विवाह के संबंध में आज भारतीय नारी की स्थिति कहीं अधिक उच्च है। सन 1929 के बाल विवाह अवरोध अधिनियम द्वारा बाल विवाह का अंत कर दिया गया है। पहले अधिनियम के अनुसार कोई भी माता पिता लड़की का विवाह 15 वर्ष की आयु से पहले नहीं कर सकता। अब भारत सरकार ने इस न्यूनतम आयु को 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण परिषद ने भी अपने एक सम्मेलन में इस न्यूनतम आयु को 19 वर्ष कर देने की सिफारिश की थी, लेकिन सन 2006 में इसे संशोधन कर दिया गया है। 1961 के दहेज प्रतिबंध अधिनियम के द्वारा दहेज देना अपराध घोषित कर दिया गया है। 1946 में इस विधेयक में आवश्यक संशोधन भी कर दिए गए हैं, परंतु दुख की बात है कि इस संबंध में कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। इसी प्रकार सन 1955 के हिंदू विवाह तथा विवाह विच्छेद अधिनियम और सन 1954 के विशेष विवाह अधिनियम करने की आज्ञा दे दी है। अब बहुपत्नी विवाह गैर कानूनी है, अंतर्जातीय विवाह मान्य है और स्त्रियों को विवाह विच्छेद का भी पूरा अधिकार है। इसी कारण विधवा पुनर्विवाह भी आज कानूनी रूप से मान्य है। इन सभी कारणों से परिवार के अंतर्गत भी स्त्रियों की स्थिति काफ़ी सुधरी है। वह अब पति की दासी नहीं वरना मित्र है, सास ससुर की सेविका नहीं वरना सामान्य वधू है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विवाह और परिवार के क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत उच्च है। इस संबंध में घरेलू हिंसा के महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 भी बहुत सहायक रहा है। तीसरा, उच्च आर्थिक स्थिति। आर्थिक दृष्टिकोण से
भी आज स्त्रियों की स्थिति ऊंच है। वे अब अकेले पति पर ही आश्रित नहीं हैं, वे आज स्वयं ही जीविकोपार्जन कर रही हैं। वर्तमान भारत में स्त्रियां प्रायः प्रत्येक व्यवसाय करती देखी जा सकती हैं। वे वकील हैं, प्रोफेसर हैं, अकाउंटेंट हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पुलिस अधिकारी हैं, फैक्ट्री में मैनेजर है, जज है और यहाँ तक कि हवाई जहाज की चालक भी है। आज भारत में संगठित क्षेत्र में नौकरी करने वाली स्त्रियों की संख्या 35 लाख से भी अधिक है। इतना ही नहीं, सब 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा हिंदू स्त्रियों को माता, पत्नी और पुत्री के रूप में पुरुष के समान ही संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त हो गए हैं। मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति में सुधार के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1956 में पास किया है। इस कानून के अनुसार किसी तलाकशुदा मुस्लिम महिला को इद्दत की अवधि तक अपने पूर्व पति से उचित गुजारा भत्ता पाने का अधिकार मिल गया है। साथ ही केंद्रीय समाज कल्याण मंडल ने अभी हाल में अपने सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई महिलाओं के कल्याण के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं। इन बातों को देखते हुए यह कहा जाता है कि वर्तमान समय में निश्चित ही स्त्रियों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। आज आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों में स्त्रियां पुरुषों से पीछे नहीं हैं। बड़े बड़े आर्थिक संसाधनों के उच्चतम पदों पर आज वे विद्यमान हैं। तो चौथा में है शिक्षा के संबंध में सुधार, यानी शिक्षा के संबंध में उन्हें क्या क्या सुधार मिला। स्त्रियां की शिक्षा के संबंध में भी वर्तमान समय में पर्याप्त सुधार हुए हैं। पहले बहुत ही कम स्त्रियां पढ़ी लिखी होती थी, परंतु आज स्त्रियां शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रही है। कभी कभी हम स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो देखते हैं और देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पढ़ने वालों की संख्या स्त्री की अपेक्षा लड़कों की कम है। जिस क्षेत्र में देखते हैं, आज हम भी कॉलेज में कार्यरत हैं, यहाँ भी हम देखते हैं जब परीक्षा की बारी आ जाती है तो हमें लगता है कि लड़का की संख्या से अधिकतर लड़की की ही संख्या अधिक है। जैसा कभी कभी हम लोगों ने देखते हैं तो ऐसा अनुभव करते हैं कि मानो यह कॉलेज एक गर्ल महिला कॉलेज को ही बना दिया जाए, जैसा कि उनकी संख्या को देखने से हमें प्राप्त होता है। तो इसी तरह से बहुत से शिक्षा में लड़कियों के प्रति सुधार हुए हैं। सन 1951 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक 1000 स्त्रियां में केवल 88 स्त्रियां शिक्षित थीं, परंतु सन 1961 की जनगणना से पता चलता है कि प्रत्येक 1000 स्त्रियों में 135 स्त्रियां पढ़ी लिखी थीं। यह संख्या सन 1971 की जनगणना के अनुसार बढ़कर प्रति 1000 में 220 हो गई, जबकि सन 1991 की जनगणना के अनुसार 28 करोड़ 17 लाख साक्षर पुरुषों की तुलना में 17 करोड़ 26 लाख स्त्रियां साक्षर थीं। कुछ जनसंख्या में महिला साक्षरता का प्रतिशत सन 1981 में 29.75 था, जो सन 1991 में बढ़कर 39.29% हो गया। 2001 की जनगणना अनुसार देश में साक्षरता दर 65.38% थी। देश का सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य अगर यदि देखा जाए और कहा जाए तो केरल है, जहाँ 90.92% साक्षर पुरुषों की तुलना में 88.12% स्त्रियां साक्षर हैं। स्त्रियों की साक्षरता दर सबसे कम राजस्थान में है, वहाँ 20.44% है। इसके बाद क्रमशः बिहार में 22.89% और उत्तर प्रदेश में 25.31% है। आज देश भर में
42 विश्वविद्यालय तथा लगभग 17,000 से अधिक कॉलेजों के द्वारा स्त्रियों को उच्च शिक्षा दी जा रही है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश में इस समय कुल 33.42 करोड़ महिलाएं साक्षर हैं। इस दशक में महिलाओं की साक्षरता में 11.28% की वृद्धि हुई है। सन 2015 तक कुल 64.6% महिलाएं साक्षर थीं और आज स्त्रियां केवल सामान्य शिक्षा ही नहीं अपितु तकनीकी शिक्षा से लेकर व्यावसायिक सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। देश भर में अकेले महिलाओं के लिए 6 विश्वविद्यालय हैं। सरकार की ओर से भी स्त्रियों को निःशुल्क शिक्षा, प्राइवेट शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा, छात्रवृत्तियां आदि देकर स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2004-05 से स्नातकोत्तर तक लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क करके इस दिशा में सराहनीय योगदान दिया है। शिक्षा संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। तो इसी तरह से एक और पॉइंट है राजनीतिक क्षेत्र में समानता। जैसा कि कहा ही जा चुका है कि स्वतंत्रता से पूर्व तक सभी स्त्रियों को वोट देने का अधिकार भी नहीं था, परंतु आज भारत की प्रत्येक नारी को, जिसने भी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, वोट देने का तथा स्वयं भी लोकसभा, विधानसभा आदि के सदस्य के लिए उम्मीदवार होने का अधिकार है। अब तो पंचायत, नगरपालिका आदि के चुनाव में काफ़ी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। दिसंबर 2006 तक पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का कुल प्रतिनिधित्व 36.7% था। कई राज्यों में पंचायतों व स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण 50% कर दिया गया है। फलस्वरूप देश में स्त्रियों में पर्याप्त राजनीतिक चेतना आई। आज स्त्रियां लोकसभा की सदस्य भी हैं और मंत्री भी। समय समय पर कई राज्यों में सशक्त महिला मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रही हैं और आज भी हैं। भारत के प्रधानमंत्री के पद पर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी एक महिला होते हुए लगभग 14 वर्ष तक आसीन रही। श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की वर्तमान संरक्षक है। वर्तमान राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से पूर्व श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन थी। सुश्री मीरा कुमार लोकसभा के अध्यक्ष रह चुकी हैं और वर्तमान में सुश्री सुमित्रा महाजन इस पद पर आसीन हैं। संसद में महिला आरक्षण बिल पास कराने के प्रयास जारी है। राज्यसभा में यह बिल पास भी हो चुका है। इन सभी उपयुक्त विवेचना से हमें यह स्पष्ट हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, परंतु इस संबंध में यह स्मरणीय है कि भारतीय गांवों और नगरों में भी अनेक रूढ़िवादी परिवारों में स्त्रियों की स्थिति अब भी अच्छी नहीं है। वे अब भी पर्दा प्रथा को उचित समझते हैं और शिक्षा को स्त्रियों को बिगाड़ने वाली चीज़ मानते हैं। विवाह के बाद में रूढ़िवादी परिवारों में अब भी लड़की की इच्छा या पसंद को जानने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है और लड़की विशेषकर वधू का घर से बाहर जाकर नौकरी करना अपनी शान के खिलाफ मानते हैं तथा उनके सामाजिक मेल मिलाप आदि पर अनेक प्रतिबंध लगाते हैं। यौन हिंसा और बलात्कार की घटनाएं जारी ही हैं। स्त्रियों को उच्च स्थिति का वर्णन करते समय स्त्रियों की स्थिति के इस पक्ष को भी भुलाना चाहिए। इतना ही नहीं, जीवन के अनेक क्षेत्रों में महिलाओं के नाम कमाया है। इस संदर्भ में किरण बेदी, बछेंद्री पाल, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता, साइना नेहवाल, शीला दीक्षित आदि का नाम लिया जा सकता है। राष्ट्रपति पद पर श्रीमती प्रतिभा पाटिल पदासीन रही हैं। आज की रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण तथा लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन हैं। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज। इसी तरह से हमारे समाज में सुधार हुए और स्त्रियां सब अपने अपने पद पर आगे बढ़ रही हैं।